हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर। आशा है आप अपनी बोर्ड परीक्षा तैयारी में अच्छे से जुड़ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में कौन से प्रश्न आने वाले हैं और उनमें से किसी एक प्रश्न को मैं आपको हल करके बताऊँगा। उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षा तैयारी इस चैनल पर मैंने लास्ट ईयर भी करवाई थी और 2020 एग्ज़ाम में उन वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ायदा लिया था। तो अगर आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी को करना चाहते हैं तो आप लास्ट ईयर की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और उन सारे वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख करके अपनी परीक्षा तैयारी जारी रख सकते हैं। और अगर 2021 के बदले सिलेबस के हिसाब से आप परीक्षा तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल पर एक सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा तैयारी 2021। और इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने समझा रखा है क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कि किस पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछा जाएगा। तो अगर परीक्षा में 100% मार्क्स लाने हैं तो ब्लूप्रिंट का वो वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने बात की थी सेक्शन डी की। सेक्शन डी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से सेक्शन डी होता है 30 अंक का और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 26 से और क्वेश्चन नंबर 30 तक 5 प्रश्न होते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो होता है वो द्विघात समीकरण का एक प्रश्न होता है और उसी में इंटरनल चॉइस होती है रैखिक समीकरण युग्म के एक प्रश्न से। द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न जो कि इस साल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है और यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर एक आई बटन में भी ये आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। द्विघात समीकरण का प्रश्न अगर किसी कारण से आप नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं पेपर में, तो उसी में एक इंटरनल चॉइस दी होती है और वो प्रश्न होता है रैखिक समीकरण युग्म से। तो रैखिक समीकरण के युग्म में आपको एक व्यावहारिक प्रश्न दे रखा होगा और उस व्यावहारिक समस्या को पहले आपने समीकरण में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उस प्रश्न को हल करना है। तो कुछ इसी तरह का एक प्रश्न है आपकी टेक्स्ट बुक में, एक एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल इस बार परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि नदी में कोई नाव चल रही है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर नाव नदी के बहाव के साथ ही चल रही है तो तब हम कहेंगे कि धारा के अनुकूल चाल, और जब वह धारा के बहाव के विपरीत दिशा में चल रही है तब उससे कहेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। तो जब अनुकूल चाल होगी उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम और जो प्रतिकूल चाल होगी उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब धारा के अनुकूल नाव चल रही है तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी और वो हो जाएगा पूरे सिस्टम का एक परिणामी चाल। और जब धारा के प्रतिकूल नाव चल रही है तो नाव की चाल अधिक होगी, तभी वह धारा के प्रतिकूल चलेगी। तो नाव की चाल में से आप धारा की चाल को घटा देंगे तो प्रतिकूल दिशा में जाने पर वह हो जाएगी परिणामी चाल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो फिर अब हम इसका रिटर्न वर्क करते हैं। आपने मान लिया कि नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जो परिणामी चाल होगी, यानी कि विपरीत दिशा में जब दोनों चल रही हैं तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो हम लिखेंगे x - y किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी प्रतिकूल चाल। और जब अनुकूल दिशा में जा रहे हैं तो परिणामी चाल में दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे x + y किलोमीटर पर आवर। राइट, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगा है, उन दोनों समयों को अगर हम जोड़ दें तो मिलते हैं हमें 10 घंटे। तो सपोज हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगा है वो है T1 घंटे और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगा है वह है T2 घंटे। तो प्रश्न में क्या दिया है कि इन दोनों समयों को अगर हम जोड़ दें तो कुल घंटे आते हैं 10। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न में दिया है
T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10। और स्टूडेंट्स अगर आप फिजिक्स का प्रयोग करें तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें दूरी और चाल तो पता है, समय का हमें क्लियर पता नहीं है, तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय के दो पार्ट हैं। जब धारा के प्रतिकूल जा रही है तो दूरी है 30 किलोमीटर, यानी T1 हो जाएगा 30 किलोमीटर, और चाल है धारा के प्रतिकूल जाने में x माइनस वाई। तो पहला जो समय है T1 वो हो जाएगा 30/x माइनस वाई आवर। ठीक है। और T2 देखेंगे कि जब T2 यानी कि धारा के अनुकूल चल रही है तो कुल डिस्टेंस तय की गई है 44 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी 44 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल हो जाएगी अनुकूल जब चाल है वो हो जाएगी x प्लस वाई आवर। और हम जानते हैं कि इन दोनों समय को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएंगे 10 घंटे। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। राइट, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर देखेंगे कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय है वो है 13 घंटे। तो फिर से आप लिखेंगे, सपोज 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल समय है T3 और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल समय है T4, या T3 जो समय है यहाँ पर वो है दूरी 40 और चाल x माइनस वाई, और T2 हो जाएगा यहाँ पर 55 किलोमीटर और बटे चाल x प्लस वाई। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये हो गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये थी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो ये इक्वेशन है यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है x और y, यानी जो चर राशियाँ हैं जिनका हमें मान ज्ञात करना है वो हैं हर में। तो अभी हमको यहाँ पर एक एज्यूम्पशन और करना है। यहाँ पर एक चीज़ है x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई है। तो हम लिख सकते हैं कि माना लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं आप कैपिटल A, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं आप कैपिटल B। तो यह इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी आपके पास। ये जो दोनों इक्वेशन है ये हो जाएगी 30/1x माइनस वाई है, और 1/x माइनस वाई की जगह आपने A लिख लिया। तो जो इक्वेशन 1 होगी वो हो जाएगी 30A प्लस 44B इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन थी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 40A प्लस 55B इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब आप इनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से करें चाहे आप विलोपन विधि से करें। तो आइए अब समझते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को हल कैसे करेंगे। इनको हल करने पर पहले a और b का मान आएगा, फिर उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y के लिए। तो आइए इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं विलोपन विधि से। अगर आप a का विलोपन करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के दोनों समीकरणों में a का गुणांक समान होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 30 और 40 दोनों का एलसीएम होता है 120। अगर a का गुणांक भी 120 हो गया और 40 का गुणांक भी 120 हो गया तो इनको हम आराम से विलोपित कर सकते हैं। समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 120a प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को, तो ये हो जाएगा 176b इज इक्वल टू 40। और इसको समीकरण 4 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। ठीक है। और अब चूंकि a के गुणांक बराबर हो गए हैं तो इनको घटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर घटाने पर, और अगर हम घटाते हैं तो 120 में से 120 घट जाएगा। ठीक है। 176 में से 65 घटाएंगे तो हो जाएगा 11b इज इक्वल टू 40 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 1, और यहाँ से हमें मिल गया b इज इक्वल टू 1/11। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब b की वैल्यू को आप रखेंगे समीकरण 3 में, तो हमें मिलेगा 30a प्लस
44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, और 11 से 44 कटेगा 4 बार, तो हमें मिलेगा 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10, या 30a इज इक्वल टू 4 को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 10 में से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 6, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 6/30, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। a और b दोनों की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी है। और अब आप देख रहे हैं कि हमने a माना था 1/x माइनस वाई, और b की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई। तो अगर हम इनको इक्विवेलेंट करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 a के बराबर, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11 b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंश में एक यानी अंश बराबर, तो हर भी बराबर होगा, और समीकरण हमें मिल जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक और नई समीकरण, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये दूसरी नई समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो y से तो y कट जाएगा, 2x इक्वल टू जाएगा 16, या यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 8 आप समीकरण इस पहले समीकरण में रख लेते हैं तो जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, यह y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हमने माना था x नाव की चाल और y धारा की चाल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर कि नाव की जो स्थिर जल में चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की जो चाल है वो हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, और इसी तरह का एक और प्रश्न लेकर के मैं आऊँगा जल्दी ही। आप इस चैनल को देखते रहें, चैनल पर बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।